हेलो एवरीवन, दिस नीलेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान से जो आपका भूगोल है उसका फर्स्ट चैप्टर संसाधन एवं विकास। जी हाँ गाइज, कक्षा 10 का भूगोल का फर्स्ट चैप्टर संसाधन एवं विकास पढ़ेंगे हम आज। इससे पहले हमने जो हिस्ट्री यानी सामाजिक विज्ञान, आप जानते हो कि 4 पार्ट में बटी हुई है। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। तो हमने हिस्ट्री के दो यानी इतिहास के जो दो चैप्टर हैं जो शुरू शुरू के, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और भारत में राष्ट्रवाद का उदय, उससे पढ़ लिए अच्छे से। अगर आप अभी तक उससे नहीं पढ़े हैं तो मैं उसका मतलब प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सारा का सारा वीडियो उस लिंक से आप देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम भूगोल स्टार्ट करेंगे और इसका जो फर्स्ट चैप्टर है संसाधन एवं विकास, इसको पूरी अच्छी तरह से एकदम हम डील करेंगे। अच्छे तरह से एक एक चीज़ों को हम समझेंगे। मात्र 2 वीडियो में हम इसका पूरा का पूरा एक तरह से लेक्चर समाप्त कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। उससे पहले कहूँगा यार, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप अगले बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे किसी भी बोर्ड से हो यार, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, मैं तो खासकर ये वीडियो यूपी बोर्ड वालों के लिए बना रहा हूँ, लेकिन आप किसी भी बोर्ड से, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आपके लिए ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप लोग और बेल आइकन को भी दबा लो, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, संसाधन एवं विकास चैप्टर का नाम है, तो सबसे पहले टॉपिक यही उठता है कि संसाधन क्या है। जी हाँ गाइस, सबसे क्वेश्चन पहले यही उठता है कि आखिरकार ये संसाधन क्या है। ठीक है, हम जान लेते हैं कि संसाधन क्या होता है। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा संसाधन के बारे में कि संसाधन क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे, ठीक है, संसाधन कहलाती है। क्या? हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरी करती है वो क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। जैसे हो गया मोबाइल फ़ोन, पेड़ हो गए यानी वही वृक्ष हो गए, ये कलमें हो गई भाई, ये तेल हो गया, खासकर ये नारियल का तेल यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, ये हम लोग का कार हो गया, फिर मछली हो गया, और ये हम लोग के न्यूटन भैया के द्वारा आविष्कार किया गया बल्ब हो गया। ये सारे के सारे संसाधन हैं। क्यों भाई कहोगे क्यों संसाधन है? क्योंकि देखिए, ये कहीं ना कहीं ये सभी के सभी हम लोग की आवश्यकता जो है उसकी पूर्ति करते हैं। जैसे फ़ोन भाई, फ़ोन से बातें करना, वीडियोज़ देखना, बहुत सारी चीज़ें हम लोग की आवश्यकता की तो पूर्ति कर ही रहा है। कहोगे पेड़ कैसे? भाई पेड़ हमें फल देता है, हवा देता है, ठीक है, ऑक्सीजन देता है, बहुत सारी यार, बहुत सारी हम लोग के पेड़ की भी उपयोगिता है, छाया देता है, तो बहुत सारी हमारी मतलब आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो इस तरह से भी एक संसाधन है। यह कलम भाई लिखने का काम आता है हमारे, तो एक तरह से ये हमारी लिखने की मतलब जो समस्या है उसकी पूर्ति कर रहा है। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि कलम भी क्या है? एक संसाधन है। तेल भैया देखिए, ये तो नारियल का तेल स्पेशली दिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी तेल हो यार, कोई भी तेल, जैसे सरसों का तेल हो गया हम लोग खाने में उपयोग करते हैं। ठीक है, ये नारियल का तेल हो गया, हम लोग इधर के साइड में, हम लोग के साइड में इसको तो जो नारियल का तेल आता है शायद इसको हम लोग अधिकांश लोग मतलब अपने बालों में या शरीर में लगाते हैं, लेकिन साउथ में ना इसको अधिकांश लोग मतलब जैसे सब्जी में इसको उपयोग करते हैं। जैसे हम लोग इस इधर मतलब जैसे कड़वा तेल जिसको बोलते हैं, सरसों का तेल, उससे उपयोग करते हैं। तो वो उपयोग मतलब उपयोग के अनुसार बहुत सारी चीज़ें है। उसी प्रकार मछली भाई, मछली भी हम खाते हैं, तो एक तरह से ये हमारी आवश्यकता को पूर्ति करता है। ठीक है, कार एक से दूसरे जगह आना, ये भी हमारी आवश्यकता को पूर्ति करता है। बल्ब भाई रोशनी देता है, ये भी हमारी आवश्यकता को पूर्ति करता है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? संसाधन हो गए। जो भी नाम ले ले, ठीक है, वो अगर हमारी आवश्यकता को पूर्ति कर रहा है, हमारी आवश्यकता की क्या कर रहा है? पूर्ति कर रहा है, तो वो एक प्रकार का संसाधन है। अब देखिए, यहाँ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है। क्वेश्चन क्या उठता है यहाँ पे, मैं आपको देखिए बताना चाहूँगा। क्वेश्चन ये उठता है कि क्या क्या मनुष्य भी, जो मनुष्य है, क्या वो भी एक संसाधन है? ये क्वेश्चन उठता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। क्या मनुष्य जो है वो भी एक संसाधन है? आपने तो अभी बताया कि कार हो गई, पेड़ हो गई, मोबाइल हो गई, ये सारे संसाधन के रूप में। क्या मनुष्य भी एक संसाधन है? तो मैं बोलूँ कि हाँ जी, मनुष्य भी एक संसाधन है। कहोगे क्यों? तो देखो, जैसे कार थी भाई, तो कार क्या कर रही थी कि हमारी आवश्यकता को, मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति कर रही थी। तो अब कहोगे कि मनुष्य किसकी आवश्यकता को पूर्ति करता है? तो भाई मनुष्य कई लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करता है। जैसे वृक्ष ही हो गए भाई, पेड़,
भाई पेड़ की आवश्यकता को तो हम पूर्ति करते हैं, क्योंकि हम पेड़ों को क्या जरूरी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होता है, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और पेड़ इसको ग्रहण कर लेते हैं, यानी पेड़ की आवश्यकता की पूर्ति हम लोग कर रहे हैं। तो एक तरह से हम भी क्या हो गए, एक तरह से संसाधन के प्रकार ही हो गए, हम भी संसाधन हो गए। अब देखो, जो हम लोगों ने घर पे मतलब पशु पाला हुआ है, यानी पालतू पशु, ठीक है, उनको रोज उनके लिए चारे काटना, चारा उनको खिलाना, ये एक तरह से उन पशुओं की भी तो आवश्यकता को हम पूर्ति कर रहे हैं। तो मनुष्य भी क्या हो गया, एक तरह से मनुष्य भी एक तरह से संसाधन का प्रकार हो गया, ठीक है। मनुष्य भी क्या है भाई, संसाधन के अंतर्गत ही आएगा। तो आई होप आप लोग को अब तक संसाधन अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि संसाधन क्या होता है। अब चलिए हम आगे कुछ चीज़ें जानते हैं। संसाधन मतलब संसाधनों के विकास के बारे में जानते हैं, सॉरी, संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में जानते हैं। और सबसे पहला इसमें टॉपिक है उत्पत्ति के आधार पर। देखिए, संसाधनों को कई प्रकारों से, ठीक है, मतलब इसको वर्गीकृत किया गया है। तो फर्स्ट उत्पत्ति के आधार पे देखिए, उत्पत्ति के आधार पे संसाधनों को दो प्रकार से, जैव और अजैव, इन दो प्रकारों में बांटा गया है। तो चलिए इन दोनों को हम डिस्कस कर लेते हैं कि जैव संसाधन क्या होता है और अजैव संसाधन क्या होता है। बिल्कुल डिटेल में इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखो, जो सबसे पहला मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो, ये जैव संसाधन, इस चीज़ को हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि जैव संसाधन क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा गया कि जैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनमें जीवन व्याप्त होता है। ओके, जैसे मनुष्य, मछली, वनस्पति, वनस्पति कहने का मतलब वही पेड़ पौधे, ठीक है, और पशु आदि, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी के सभी जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। सिंपल सा कि जिनमें जीवन व्याप्त होता है भैया, मतलब जिनमें जीव होता है वही क्या होते हैं, जैव संसाधन होते हैं। जैसे मनुष्य, मछली, वनस्पति, पशु आदि, ठीक है। तो ये उदाहरण हो गए जैव संसाधन के। केवल आप लोग डिफिनीशन याद कर लीजिए, काम खत्म इसका। अब देखिए अजैव संसाधन क्या होते हैं भाई, ये अजैव संसाधन क्या होते हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, अजैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनमें जीवन व्याप्त नहीं होता है, यानी जैव का बिल्कुल ये क्या है, उल्टा है अजैव, ठीक है। अजैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनमें जीवन व्याप्त नहीं होता है, इनमें जीवन क्या होता है, व्याप्त बिल्कुल नहीं होता है। जैसे पर्वत हो गए, मेज हो गया, धातुएं हो गई, आगे मैंने आदि लिख दिया, इसी प्रकार आप कई सारी चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जैव और अजैव, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा, दोनों के दोनों आप मतलब अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो हमने फर्स्ट ये मतलब देखा उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का प्रकार एक तरह से। अब चलिए आगे हम देखते हैं समाप्यता के आधार पे संसाधनों के प्रकार। जी हाँ गाइस, अब आप ये कहोगे ये समाप्यता क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है, तो मतलब जो संसाधन खत्म हो जाए और नहीं हो मतलब होए, उसके आधार पे मतलब समाप्यता मतलब समझ गए आप, ठीक है। तो देखिए इसको भी मतलब निम्न दो पार्ट में बांटा गया है, आप लोग देख सकते हो। जो फर्स्ट है वो नवीकरणीय संसाधन है, यहाँ पे देख सकते हो, और सेकंड जो है वो अनवीकरणीय संसाधन है। आप देखिए ये याद रख सकते हो ये भी चीज़ कि समाप्यता के आधार पे संसाधनों का प्रकार, या सीधे इनकी आप डिफिनीशन भी याद करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम में सीधे सीधे आता है कि नवीकरणीय योग्य संसाधन क्या होता है या नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, ऐसे आता है आप लोग के एग्जाम में प्रश्न, ठीक है। या आपके उदाहरण मतलब ऑब्जेक्टिव में आएगा, तो ऑब्जेक्टिव में क्या मतलब ऐसे प्रश्न लिख देगा कि निम्न में नवीकरणीय संसाधन है, और आपको चार्ट है ऑप्शन वहाँ पे दे देगा, तो चारों में से आपको छांटना रहेगा। तो नवीकरणीय संसाधन के बारे में आप जानेंगे तभी तो छांट पाएंगे। तो चलिए हम नवीकरणीय संसाधन को बिल्कुल डिटेल में पढ़ लेते हैं कि नवीकरणीय संसाधन क्या होता है। देखिए, नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन्हें प्राकृतिक रूप से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ओके, जैसे जैसे पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। देखिए पवन ऊर्जा क्या है भाई, अगर पवन ऊर्जा को पुनः हम प्राप्त कर सकते हैं, या फिर सौर ऊर्जा भाई, सौर ऊर्जा जैसे या आपके घरों में आप देखे होंगे, या आपके घरों में या आपके गांव में किसी न किसी के पास मतलब छत पे लगा होगा ये सौर ऊर्जा। इससे देखिए हम बार बार इससे हम क्या करते हैं, वोल्टेज मतलब लेते हैं, ज्यों ज्यों सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है मतलब ये बैटरी को चार्ज करता रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम मतलब जिन्हें मतलब यहाँ लिखा है ना, जिन्हें प्राकृतिक रूप से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जैसे इससे हम लोग क्या करते हैं, बार बार वोल्टेज मतलब बैटरी को चार्ज करते हैं, मतलब तो क्या इससे हम पुनः बार बार मतलब क्या कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। तो इस तरह से यह क्या हुआ, नवीकरणीय संसाधन का एक प्रकार हुआ। तो यही यहाँ पे लिखा गया है कि नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन्हें प्राकृतिक रूप से पुनः प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। जैसे पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं,
ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे अगला देखते हैं। अगला क्या है भाई? अगला देखिए है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन के बारे में हम जान लेते हैं कि ये अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है। थोड़ा पेन का मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ये अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन्हें उपयोग करने के बाद पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी बिल्कुल इसका एक तरह से बोले तो उल्टा, ठीक है। जिन्हें उपयोग करने के बाद पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता वही क्या कहलाते हैं? अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि इनके निर्माण में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है। तो ये आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, आपका मन। और जैसे में कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया। देखिए कोयला, कोयला देखिए आपको क्या कोयला लिमिटेड है? तो जी हाँ गाइस, कोयला बिल्कुल लिमिटेड है। कोयले की खान होती है, उनका खोज होता है, फिर वहाँ खुदाई होता है, फिर कोयला निकलता है। तो कोयला जो निकलता है वो शुद्ध नहीं होता है, पहले उसको शुद्ध किया जाता है, उसके बाद उपयोग में लाया जाता है। तो ये इसकी लिमिटेड मात्रा है, ठीक है। अब देखो पेट्रोलियम, अब को जो आप पेट्रोलियम जो आप मतलब पेट्रोल यूज करते हो भाई, डीजल पेट्रोल होता है ना, तो वही, या फिर एक भोजपुरी भाषा में सीधे बोलते हैं मतलब किरासन तेल, ठीक है। एक होता है, उसका मुझे हिंदी नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक है। हाँ, मिट्टी का तेल जिसे हम लोग बोलते हैं, मिट्टी का तेल, वो भी क्या है, एक तरह से बोल सकते हैं अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि इनकी जो मात्रा है ना वो लिमिटेड है भैया। क्या है? मात्रा लिमिटेड है इनकी। एक कभी ना कभी चल कर देखिएगा पेट्रोलियम खत्म होगा, हालांकि इतना जल्दी खत्म नहीं होगा, लेकिन यह अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है, मतलब इसकी मात्रा क्या है, लिमिटेड है। उसी तरह प्राकृतिक गैस है भैया, प्राकृतिक गैस मीन्स एलपीजी, सॉरी इसको मैं थोड़ा दूसरा मतलब पेन यूज कर लेता हूँ। देखिए प्राकृतिक गैस मीन्स, प्राकृतिक गैस के अंतर्गत देखिए क्या क्या, प्राकृतिक गैस के अंतर्गत हम लोग का जो एलपीजी घर यूज होता है ना भैया, सबके घर जो गैस यूज होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो भी क्या आता है, प्राकृतिक गैस के अंतर्गत आता है, ठीक है। या आपका मेथेन भी होता है भैया, मेथेन भी आप लोग का प्राकृतिक गैस के मतलब अंतर्गत आता है, एक तरह से हम बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें लिमिटेड मात्रा में है। देखिए एलपीजी अगर अगर लिमिटेड मात्रा में नहीं होता, अनलिमिटेड मात्रा में होता, जैसे जैसे पानी है भैया, ठीक है, तो इतना महंगा थोड़े होता, इतना महंगा थोड़े होता भैया। क्योंकि देखिए एलपीजी कुछ ही चुनिंदा क्षेत्रों में पाया जाता है, और वहाँ भी इनकी मात्रा मतलब लिमिटेड है, मतलब खत्म हो सकती है कभी ना कभी, इसीलिए ये सारी चीज़ें इतने महंगी हैं। पेट्रोलियम भैया, पेट्रोलियम यानी वही डीजल पेट्रोल, तो ये भी हर जगह नहीं पाया जाता, कुछ ही क्षेत्रों में कुछ ही जगह पे पाए जाते हैं, और वहाँ भी इनकी मात्रा लिमिटेड है, कभी ना कभी हो सकता है वहाँ पे ख़त्म हो जाए ये सब, ठीक है। तो ये सारे अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं, मतलब जो पुनः मतलब इनको, इनका एक क्वालिटी कि इनको हमने उपयोग कर लिया ना, तो पुनः मतलब इनका हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे पेट्रोल हो गया, पेट्रोल को आप एक बार उपयोग कर लिए, पेट्रोल को अगर आप एक बार उपयोग कर लिए तो दोबारा इसको थोड़े आप उपयोग कर पाओगे, ठीक है। तो यही क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। तो आप इन दोनों को एकदम अच्छे से डिटेल में क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। नवीकरणीय संसाधन हो गया, अनवीकरणीय संसाधन आपका हो गया। आगे हम लोग चलते हैं, आगे कुछ चीज़ें हम लोग डिटेल में देखते हैं। आगे देखिए अगला हम देखते हैं यहाँ पे स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के प्रकार। और देखिए स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के कई प्रकार हैं। जैसे फर्स्ट है व्यक्तिगत संसाधन। ये व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है, देखिए मैं आशा करता हूँ कि साथ में बताते चल रहा हूँ, और साथ में आई होप आप लोग को याद भी होता चल रहा होगा सारी चीज़ें। देखिए व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं कि व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है। देखिए व्यक्तिगत संसाधन वे संसाधन होते हैं जिस पर किसी निजी व्यक्ति का स्वामित्व, स्वामित्व मीन्स अधिकार, ठीक है, या हक, पोस्ट में मैंने यहाँ पे लिख दिया हो, व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। एक बार मैं पढ़ देता हूँ पूरा का पूरा। व्यक्तिगत संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन पर किसी निजी व्यक्ति का स्वामित्व यानी हक या अधिकार हो, व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। जैसे में किसी किसान की अपनी जमीन भैया, वो क्या है, उसका व्यक्तिगत संसाधन, या उसका घर हो गया, या उसका ट्रैक्टर हो गया, ठीक है। ये क्या है, सारे के सारे व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि उसकी ये निजी चीज़ हैं, उसकी ये निजी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग व्यक्तिगत संसाधन के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं हम इसमें का सेकेंड, ठीक है। स्वामित्व के आधार पर जो संसाधनों का प्रकार है, इसमें सेकेंड जो प्रकार है उसको हम देखते हैं, वो है क्या, सामुदायिक संसाधन। ये सामुदायिक संसाधन क्या होता है, तो देखिए सामुदायिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिस पर किसी निजी व्यक्ति का स्वामित्व, स्वामित्व कहने का मतलब कि हक न होकर पूरे समुदाय या समाज के पास होता है,
उन्हें सामुदायिक संसाधन कहा जाता है। देखिए ऐसे ये नाम से भी मतलब ऐसे मतलब ये मालूम हो रहा है कि सामुदायिक संसाधन मतलब एक तरह से इसमें हो सकता है कई सारे लोगों का एक मतलब चीज़ पे अधिकार। जैसे जैसे देखिए जो चारागाह होते हैं ना, वो चारागाह पे किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, कई सारे व्यक्ति मतलब एक तरह से किसी का एक तरह से चारागाह पे तो किसी का अधिकार नहीं होता है। ये मतलब सरकारी एक तरह से ज़मीन होती है, लेकिन सारे लोग इसको लोग यूज करते हैं, तो इसीलिए इसको हम लोग सामुदायिक संसाधन बोल देते हैं। अब देखिए जो तालाब हो गया, तालाब भाई तालाब देखिए जो तालाब है ना किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है। हाँ वो तो इस ज़माने में भाई कोई पर्सनल व्यक्ति अपने ज़मीन का मतलब अपने ज़मीन में मतलब व्यवसाय करने के लिए तालाब खुदवा ले तो वो बात अलग है। मतलब जो गवर्नमेंटेड तालाब है वो क्या है, वो सामुदायिक संसाधन है, ठीक है। पार्क हो गया, इसी तरह जो प्ले ग्राउंड्स हो गए भैया, प्ले ग्राउंड जिसमें बच्चे खेलते हैं, ये सब सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं, जिस पे किसी एक व्यक्ति का अधिकार न होकर पूरे समुदाय या पूरे समाज का अधिकार होता है, ठीक है। उन्हें हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं और ये उदाहरण है सारे के सारे इस चीज़ के। तो आई होप यहाँ आपको सामुदायिक संसाधन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए अगला पढ़ लेते हैं इसका थर्ड इसका प्रकार राष्ट्रीय संसाधन की। ये राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं, तो देखिए राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका स्वामित्व राष्ट्र के पास होता है, ठीक है। राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। यानी राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका स्वामित्व मतलब वही मतलब जिन पर अधिकार राष्ट्र के पास होता है, ठीक है। जैसे सरकारी ज़मीन हो गई, सड़क हो गई, नहर हो गई, रेल हो गई आदि। ये क्या है, सारे राष्ट्रीय संसाधन है। क्या है, सारे राष्ट्रीय संसाधन है। अब आप लोग कहोगे कि ये देखो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे बताई, ठीक है, सरकारी ज़मीन। अब यहाँ पे आपने कहा कि ये चारागाह, मतलब चारागाह क्या, तो चारागाह राष्ट्रीय संसाधन नहीं हो सकता। तो देखिए ये जो चारागाह है ना राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आ सकता है, लेकिन ये जो चारागाह हो गई या ये जो तालाब हो गई या पार्क हो गई, ये मतलब छोटे छोटे, जैसे पार्क, ये छोटा सा पार्क कहीं किसी निश्चित क्षेत्र में स्थित है, तो क्या है ना कि वो वहाँ पे उस समाज के अंतर्गत, वहाँ के जो लोग हैं उस समाज के अंतर्गत उसको मतलब सौंप दिया जाता है सरकार के द्वारा, ठीक है। और इसीलिए वो सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन वही कहीं आप देखेंगे जैसे बड़ा बड़ा पार्क हो गया, ठीक है, या बड़े बड़े उद्यान हो गए जैसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तो ये सब गवर्नमेंट के अंतर्गत आएंगे, तो ये राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएंगे। लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ें जैसे तालाब हो गया, तो तालाब किसी एक व्यक्ति का, पार्टिकुलर व्यक्ति का नहीं होता है भैया, वो पूरे मतलब जैसे किसी गांव में एक तालाब स्थित है तो उस तालाब पे किसी एक व्यक्ति का हक नहीं है, ठीक है। अगर वो मान लीजिए किसी की पार्टिकुलर ज़मीन में वो तालाब नहीं है तो उस पर एक व्यक्ति का हक नहीं है, उस पर पूरे गांव का हक है। तो इस तरह से वो मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि वो सामुदायिक संसाधन है तालाब, ठीक है। तो आई होप यहाँ आपको सामुदायिक संसाधन और राष्ट्रीय संसाधन में अंतर भी क्लियर हो गया होगा। तो राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं, तो राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका स्वामित्व राष्ट्र के पास होता है, राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे सरकारी कोई ज़मीन हो गई, सड़क हो गई भैया, नहर, रेल आदि जो भी मतलब ये सरकारी चीज़ें हो गई, ठीक है, ये क्या होती हैं, राष्ट्रीय संसाधन या राष्ट्र की संसाधन होती हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संसाधन पढ़ लेते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है, या सीधे एक तरह से बोल सकते हैं, हाँ यही यही बेस्ट इसका डिफिनीशन रहेगा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का, कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है। और ऐसा इसके जैसे में आप लोग देख सकते हैं महासागरीय संसाधन, महासागर में जितने भी संसाधन पाए जाते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं होती हैं उनके द्वारा मैनेज किए जाते हैं। वो किसी पर्टिकुलर किसी देश का मतलब संसाधन नहीं होता है, वो पूरे मतलब सभी देशों का संसाधन होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने कोष्ट में लिखा है कि अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र को छोड़कर। अब इसका मतलब क्या है कि अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, इसका मतलब क्या है भाई, तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा कि अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या होता है। तो इस चीज़ को हम लोग आगे आगे मैंने इस चीज़ को लिखा हुआ है, ये कुछ संसाधन इनको पढ़ने के बाद देखिए यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि अपवर्जक जो आर्थिक क्षेत्र क्या होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा यहीं पे आया तो यहीं पे थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। तो इसके लिए 1 मिनट मैं ये बोर्ड एक ले लेता हूँ, और ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे एक बार और मैं यहाँ पे ये बोर्ड ले लेता हूँ
और यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा हम लोग इरेज करते हैं और ये अपवर्जक आर्थिक जो क्षेत्र होता है ना, इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए जैसे हम लोग का ये मान लीजिए, मैं शॉर्ट में बना दे रहा हूँ, ये हम लोग का भारत का ये ऐसे ये नक्शा है ना, ऐसे ऊपर ये चला गया है। चलिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे श्रीलंका है और यहाँ पे सारा का सारा यहाँ पे समुद्र से ये भारत यहाँ पे घिरा हुआ है। यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे आप लोग सब जानते हो। तो देखिए ये समुद्र का मतलब ये भारत का ये जो तटीय या मतलब क्षेत्र है ना, इससे अंदर कितना, इसके अंदर तक कुछ मतलब इस जमीन ये जो है ना, इससे कुछ किलोमीटर कुछ अंदर तक मतलब जो समुद्र है उस पे मतलब भारत का अधिकार है। क्या है? भारत का अधिकार है, उसके बीच वह भारत कुछ भी कर सकता है। लेकिन कुछ किलोमीटर के बाद जो भी बीच में मतलब चीज़ें पड़ती है इस पे मतलब एकदम बीच महासागर में, ठीक है, तो वहाँ पे किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का अधिकार नहीं है या किसी पार्टिकुलर व्यक्ति या किसी पूरे देश का भी अधिकार नहीं है। वही क्या कहलाता है? तो यहाँ पे मतलब ये वाला जो क्षेत्र है ना, जिस पे मतलब समुद्र तट से कुछ किलोमीटर तक दूर तक यहाँ पे जिस पे मतलब उस यहाँ पे जैसे भारत का अधिकार है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं गाइज अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। अब ये कितने किलोमीटर तक होता है, चलिए आगे हम इस चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए यहाँ इतना ही जानना काफ़ी होगा। अब चलिए विकास के आधार पे, ठीक है, विकास के स्तर पे या विकास के आधार पे हम संसाधनों का प्रकार देख लेते हैं। तो फर्स्ट है इसमें संभावी संसाधन। देखिए संभावी संसाधन क्या होते हैं, एक मिनट ये ले लेता हूँ, ये अच्छा है, ठीक है। देखिए किसी भी देश या क्षेत्र में कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग वर्तमान में नहीं हो रहा होता है, इन्हें संभावी संसाधन कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये संभावी संसाधन क्लियर हो गया होगा। ये संभावी संसाधन क्या होता है? जैसे कहने का मतलब कि हमें पता है कि यहाँ पे बहुत सारा मतलब कोयला है, मतलब ये मान लीजिए कहीं जैसे मिल गया कि यहाँ पे कोयले का पूरा भंडार है, ठीक है, कोयले का पूरा भंडार है किसी क्षेत्र में, मान लीजिए उत्तर प्रदेश के किसी ज़िले में ही मिल गया, किस ज़िले में, यहाँ पे मतलब इतने बीघा ज़मीन में कोयले का काफ़ी भंडार है, कई हज़ारों टन कोयला है। लेकिन सरकार के पास मतलब कोयले की कमी नहीं है, गवर्नमेंट के पास कोयले की कमी नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि इसको अपने अंडर में लेकर और इसको ऐसे ही छोड़ देगी बाद में, मतलब बाद में यूज के लिए। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि यहाँ पे मतलब जो ये संसाधन है ना, ये संभावी संसाधन है। क्या है? एक तरह से संभावी संसाधन है, ठीक है। तो वही कहने का मतलब किसी भी देश या क्षेत्र में कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग वर्तमान में नहीं हो रहा होता है, उन्हें क्या कहते हैं कि संभावी संसाधन कहते हैं। जैसे जैसे गुजरात और राजस्थान में उपलब्ध सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की अपार संभावना है। मतलब बहुत सारे यहाँ पे गुजरात और राजस्थान में हम लोग सौर ऊर्जा या फिर पवन ऊर्जा का उपयोग मतलब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मतलब ऐसा मौसम है, ठीक है, एक तरह से बोल सकते हैं। लेकिन उनका उपयोग अभी गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किया जा रहा है, अच्छे से किया जा रहा है लेकिन अच्छे से नहीं किया जा रहा है। तो ये सब क्या है? संभावित संसाधन के उदाहरण एक तरह से हम लोग इसको बोल सकते हैं। अब देखिए विकसित संसाधन क्या होते हैं भैया? तो विकसित संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनके उपयोग के लिए प्रभावी तकनीकी उपलब्ध है तथा उनके उपयोग हेतु उनका सर्वेक्षण कर उनकी गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। यानी विकसित संसाधन कहने का मतलब कि देखिए कोई भी, जैसे यहाँ पे देखिए एक किसी निश्चित क्षेत्र में मान लीजिए कुछ चीज़ों की हमें प्राप्ति हो गई, ठीक है, हमें प्राप्ति हो गई, तो जैसे कोयले की प्राप्ति हो, अभी हमने जो पीछे उदाहरण लिया था कोयले की प्राप्ति हो गई, तो यहाँ पे केवल हम लोग क्या किए कि प्राप्ति हो गई, हमें पता चली कि हाँ यहाँ पे कोयला है, तो हम लोगों ने उसी तरह छोड़ दिया, मतलब बिना कुछ किए उसी तरह छोड़ दिया इसको, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट अपने अंडर में लेकर इसको छोड़ दी। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे संभावी संसाधन। क्या बोलेंगे? संभावी संसाधन। लेकिन वहीं उसी का क्या हुआ कि उसी संसाधन का यहाँ जो कोयला मिला था उसकी कुछ खुदाई कर कर उसमें से कोयला निकाल कर, ठीक है, उस कोयले की पूरी तरह से लैब में जांच करके, ठीक है, और उसकी पूरी गुणवत्ता आदि को मतलब जान लेना और उसके मतलब खनन या जो भी मतलब उसके प्राप्ति हेतु मतलब सारी जो भी इक्विपमेंट है उनको विकसित मतलब कर लेना एक तरह से, मतलब कि उसको हम प्राप्त कर सकें। तो इस प्रकार का जो संसाधन हो गया उसको हम विकसित संसाधन के अंतर्गत मानते हैं या विकसित संसाधन के अंतर्गत उस चीज़ को हम लोग लेते हैं। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि विकसित संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनके उपयोग के लिए प्रभावी तकनीकी उपलब्ध है तथा उनके उपयोग हेतु उनका सर्वेक्षण कर उनकी गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा
सकी, मतलब की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। एक तरह से मतलब ये मतलब संभावित संसाधन का अगला जो स्टेप होगा ना, मतलब इस पे संभावित संसाधन पे जो एक तरह से एक्शन लिया जाएगा आगे चलकर, वही क्या हो जाएगा, विकसित संसाधन हो जाएगा, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसे मैं डिफिनीशन लिखा हुआ ऐसे आप लोग लिख दीजिएगा, बस ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को हम मतलब समाप्त करते हैं, इस लेक्चर का हम लोग दी एंड करते हैं। देखिए हमने समझा कि अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, अभी पीछे ये मतलब इस चीज़ को हमने देखा कि अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, तो देखिए यहाँ पे लिखा है ना अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, तो इससे रिलेटेड आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन भी बन जाता है कि अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, या अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ उत्तर में कि किसी भी देश की तट रेखा से 200 मील समुद्री, ठीक है, 200 समुद्री मील की दूरी अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है या कहलाती है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ देखिए समुद्री मील एक शब्द यूज हुआ है, ये समुद्री मील का क्या मतलब है, ठीक है, और ये तट रेखा से क्या मतलब है। तो देखिए सबसे पहले तो ये हम समुद्री मील के बारे में समझ लेते हैं। इसके लिए मैं एक रुकिए बोर्ड यहाँ पे लेता हूँ और इस समुद्री मील के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले ये जो चीज़ें हैं इनको मैं इरेज कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं लिखता हूँ, एक मिनट, सॉरी, ओके। यहाँ पे देखिए समुद्री मील के बारे में थोड़ा हम लोग समझते हैं कि ये समुद्री मील आखिरकार होता क्या है। देखिए सबसे पहले तो हम मील समझ लेते हैं कि ये मील होता क्या है। ठीक है, देखिए जैसे 1 किलोमीटर होता है ना, जैसे हम बोलते हैं कि 1 किलोमीटर में क्या होता है, 1000 मीटर होता है, ये हम सब लोग जानते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो ये क्या होता है, ये दूरी मापा जाता है। सामान्य दूरी मापने का मतलब एक तरह से इकाई किलोमीटर या मीटर होता है, एक तरह से हम बोल सकते हैं। अब देखिए जो 1 मील होता है ना, इसको इंग्लिश में हम लोग MILE माइल पढ़ते हैं और हिंदी में मील बोलते हैं। तो 1 मील या 1 माइल जो होता है वो 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। यानी कहीं अगर बोल दिया जाए कि मैंने यार 1 माइल पैदल चल लिया या 1 मील पैदल चल लिया, मतलब वहाँ कहने का मतलब 1.6 किलोमीटर उसने चल लिया पैदल। अब देखिए यहाँ पे एक समुद्री माइल से क्या मतलब है, या समुद्री मील जिसको बोलेंगे, एक समुद्री मील से क्या मतलब है, इस चीज़ को थोड़ा समझते हैं भैया। देखो जो एक समुद्री मील होता है ना, वो बराबर होता है किसके, 1.8, ठीक है, 1.8 किलोमीटर के। देखियो अगर पूरा मतलब हम डिटेल में जाए तो 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है, लेकिन हम शॉर्ट में यहाँ 1.8 याद कर सकते हैं। इससे मतलब 1 माइल जो नॉर्मल मतलब ये हम लोग ज़मीन पे नापते हैं, उससे थोड़ा सा अधिक ये होता है, ठीक है, 1.8 हो जाता है, 1.6 से थोड़ा सा अधिक 1.852 किलोमीटर हो जाता है। अब कहो कि ये समुद्री मील क्या है या समुद्री माइल क्या है, देखो इसको इंग्लिश में नॉटिकल हम लोग क्या बोलते हैं, नॉटिकल माइल बोलते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखिए NAUTICAL नॉटिकल MILE माइल, एक नॉटिकल माइल इक्वल टू 1.852 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नॉटिकल माइल, अब ये नॉटिकल जो होता है ना, देखिए ये जैसे हम लोग सामान्य, जैसे आप इस सारी चीज़ ये आप मैन इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये याद करने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, देखिए जो हम नॉर्मल जैसे कार ओर से चलते हैं, जैसे स्थल पे, तो वहाँ हम लोग दूरी या किलोमीटर में मापते हैं कि 1 किलोमीटर हमने चल दिया, 10 किलोमीटर हमने चल लिया, या फिर मील में मापते हैं कि हम लोग मतलब इतने मील चल लिए हम लोग, या जिस एक तरह से हम मतलब कोस में भी मापते हैं। नहीं मतलब साधारण आप अगर गांव के होंगे तो ऐसे बोलते होंगे कि कितने कोस तुम मतलब पैदल चल सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। उसी तरह ये मील होता है कि कितने मील तुम पैदल जा सकते हो, या कितने मील तुम दौड़ सकते हो, ऐसे। तो ये मील मीन्स, 1 मील मीन्स या 1 माइल मीन्स 1.6 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर। तो ये पैदल, ये स्थल पे चलने के लिए चीज़ें ऊपर वाली यूज होती हैं। और जब हम समुद्र में चलते हैं तो समुद्र की जो दूरियां मापी जाती है, वो हिंदी में इसको हम समुद्री मील बोल सकते हैं, या इंग्लिश में हम नॉटिकल माइल बोलते हैं। ठीक है, यानी नॉटिकल माइल में मापी जाती हैं। और एक नॉटिकल माइल होता है 1.8, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ 1.852 किलोमीटर के बराबर। ठीक है,
अब कहो कि आप इतना डीप में जा रहे हो क्यों, तो देखिए ये थोड़ी चीज़ें समझना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि यार देखो, जिस भी चीज़ को समझो थोड़ा अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, काफ़ी ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो देखो, अब एक नॉटिकल माइल या एक समुद्री मील जो होता है 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। इस चीज़ को आप लोग समझ गए। और ये नॉटिकल माइल क्या होता है, मतलब देखो कोई भी समुद्र के अंदर मतलब समुद्री जहाज चल रही है, तो उसकी जो दूरी होती है ना, मतलब हम लोग किलोमीटर में ऐसे बोल देंगे हाँ ये कितनी किलोमीटर चले, लेकिन वास्तव में जो उसमें वो दूरी मापी जाती है वो नॉटिकल माइल में मापी जाती है, ठीक है। जैसे हम कार से चलते हैं तो बोलते हैं कि हाँ हमने 20 किलोमीटर चल दिया, उसी प्रकार समुद्र में जो जहाज़ें चलती हैं वो ऐसे नहीं बोलते कि हम किलोमीटर में चल दिए, हम वो बोलते कि हम लोग 20 नॉटिकल माइल चल दिए, ठीक है। तो 20 नॉटिकल माइल मीन्स उसमें आप 1.852 से गुणा कर देंगे तो किलोमीटर में बदल कर आ जाएगा। तो देखिए अब यहाँ चीज़ें हम लोग कुछ समझ लेते हैं। यहाँ पे इस चीज़ को मैं इरेज कर लेता हूँ। यहाँ पे 1 मिनट, इस बोर्ड को मैं ऊपर कर लेता हूँ, कट्ठी कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 200 समुद्री मील, मतलब किसी भी देश की तट रेखा से। अब तट रेखा क्या हो गई, जैसे देखिए ये भारत का ये है ना, ये लास्ट वाला एरिया। 1 मिनट, इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। ये जो ये लास्ट वाला एरिया, यानी अब इधर इधर जब समुद्र इधर स्टार्ट होता है तो यहाँ जो ये जो ये जो ज़मीन होती है इसी को हम तट बोलते हैं। और ये ऐसे ऐसे हम पूरा इसको ले तो इसी को हम बोलेंगे तट रेखा, ठीक है। तो समुद्र मतलब ये जो तट रेखा हो गई, इससे 200 समुद्री मील, कितना 200 समुद्री मील तक के क्षेत्र को अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। और अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहने का मतलब कि इसमें ये जो देश रहेगा ना, कोई भी देश रहे, मान लीजिए किसी भी देश की तट रेखा से 200 माइल समुद्री मील तक, मतलब उस देश का अधिकार होता है, मतलब उसके अंदर वो मतलब कुछ भी कर सकता है। कुछ भी करने का मतलब कि वहाँ मतलब किसी चीज़ का भंडार मिल जाए, मान लीजिए पेट्रोलियम का भंडार मिल जाए, तो इस उस पार्टिकुलर देश का मतलब अधिकार होगा उस पेट्रोलियम पे। इसी ऐसा नहीं कि किसी का भी अधिकार होगा। जैसे इधर वाला क्षेत्र अगर मान लीजिए इससे 200 समुद्री माइल तक अंदर, ठीक है, अगर कहीं पेट्रोलियम का भंडार मिल जाता है, मान लीजिए इस तटरेखा से यहाँ तक 200 समुद्री मील की दूरी है, ठीक है। तो यहाँ यहाँ पे पेट्रोलियम का अगर भंडार मिल जाता है तो इस पे मान लीजिए ये भारत का अधिकार होगा। किसी भी देश की ये रेखा है, मान लीजिए ये अमेरिका है, ये अभी जो ये नक्शा दिख रहा है अमेरिका का नक्शा है, और इससे 200 समुद्री मील तक दूरी यहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर कोई भी यहाँ पे मान लीजिए पेट्रोलियम या किसी भी चीज़ का भंडार मिलता है तो उस पर क्या होगा कि अमेरिका का अधिकार होगा। तो ये तो चूंकि भारत का नक्शा है, तो भारत के हिसाब से अगर यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है और यहाँ 200 माइल समुद्री मतलब माइल दूरी के बीच, मतलब बीच में यहीं पे कहीं पे अगर किसी चीज़ का मतलब भंडार मिल जाए तो वहाँ पे क्या होगा कि भारत का अधिकार होगा, इस देश का अधिकार होगा। लेकिन उससे आगे की दूरी पर अगर कहीं कुछ चीज़ मिल जाती है और इधर कोई देश है और उसके अंतर्गत मतलब वो पर्टिकुलर क्षेत्र आता है तो उस पे उस देश का अधिकार होगा। और मान लीजिए कोई भी देश नहीं है इधर, मान लीजिए यहाँ पे समुद्री माइल की दूरी यहीं पे है और इधर भी काफ़ी सारा समुद्र है, किसी का भी मतलब किसी की भी तट रेखा के 200 समुद्री मील के अंतर्गत यहाँ पे किसी चीज़ का भंडार मिल जाए और नहीं आ रहा है तो उस पर किसी पार्टिकुलर देश का अधिकार नहीं होगा। अब वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अंतर्गत उस पर विचार होगा, विमर्श होगा, सारी चीज़ें कि कैसे इस चीज़ का इस संसाधन का उपयोग किया जाए, ठीक है। तो वो बात अलग है। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए कि अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या होता है, कि किसी भी देश की तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी, ठीक है, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है। अब यहाँ थोड़ी चीज़ें मैं इरेज कर लेता हूँ, उसके बाद और सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में समझते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, अब देखो, अब 200 समुद्री मील को अगर आप किलोमीटर में बदलोगे तो क्या होगा, तो इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ, 1 मिनट, कहीं हम लोग को कैलकुलेटर दिखाई दे रहा है, इसमें शायद आएगा। ओके, यहाँ पे मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ और हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखिए हमने देखा कि एक समुद्री जो माइल होती है, यानी एक समुद्री मील यानी एक नॉटिकल माइल जो होती है वो क्या होती है कि 1.852 किलोमीटर के बराबर होती है। इसमें हम लोग गुणा कर लेते हैं किससे, क्योंकि यहाँ 200 है तो 200 से गुणा कर लेते हैं। तो 200 से गुणा कर लेंगे तो ये बराबर आएगा 370 किलोमीटर के बराबर आएगा। यानी देखिए यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई भंडार मिल जाता है, तेल का ही, पेट्रोलियम का भंडार मिल जाता है, और मान लीजिए यहाँ ये मतलब ये भारत की ये तट रेखा है यहाँ पे,
और यहाँ से मान लीजिए 370 किलोमीटर यहाँ तक है, तो यहीं बीच में ही मिला है, तो इस पे क्या होगा, इस भारत का इस पेट्रोलियम पे मतलब अधिकार होगा, नियम के हिसाब से भारत का अधिकार होगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे ये पेट्रोलियम का भंडार मिला और इधर कोई मतलब देश नहीं है, इधर दूर तक जल ही जल है, एक तरह से बोल सकते हैं, तो इस पे किसी भी पार्टिकुलर देश का अधिकार नहीं होगा। तो यही कहने का मतलब अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र का, ठीक है। और 200 समुद्री माइल मीन्स उसको हमने बदला तो कितना आया था, शायद हम लोग का 370 आया था ना, हाँ शायद 370। एक बार और मैं गुणा कर लूँ क्या यार, चलिए गुणा कर लेते हैं। मैं यहाँ पे गुणा कर लेता हूँ, क्या 200 गुणे 1.852 यही था ना, हाँ 370। यानी देखिए इस चीज़ को मैं यहाँ पे लेता हूँ, जैसे ये तट रेखा से 370 किलोमीटर के दूर मतलब यहाँ समुद्र के अंतर्गत का क्षेत्र जो होता है वो क्या कहलाता है, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। बस ये इसकी डिफिनीशन है और इसका पूरा का पूरा हम लोगों ने गहराई में सारी चीज़ें समझ ली। तो देखिए ये थोड़ी चीज़ें समझनी जरूरी थी यार, क्योंकि काफ़ी ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए यहाँ नहीं आप समझोगे तो कहाँ समझोगे भैया, एक ही बार यूपीएससी की तैयारी करोगे तो समझोगे क्या। तो यहाँ पे आई होप आप लोग पढ़ लिए होंगे, समझ लिए होंगे सारी चीज़ें। अब चलिए यहाँ पे हम लोग आगे कुछ चीज़ें हैं उनको हम समझ लेते हैं। एक बार मैं और इसकी डिफिनीशन देख लेता हूँ। देखिए अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, ऐसा आ जाए क्वेश्चन में, आपके एग्जाम में क्वेश्चन, तो आप लिख दीजिएगा किसी भी देश की तट रेखा से 200 समुद्री मील, कोष्ट में आप लोग लिख सकते हैं कि 370 किलोमीटर, ठीक है, की दूरी अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे एक भंडार है कि भंडार का मतलब क्या है, तो हम लोग भंडार का भी मतलब समझ लेते हैं। इस भंडार का मतलब क्या है, इसके लिए मैं ये वाला यूज करता हूँ, ओके। यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि ये भंडार से मतलब क्या है कि वे संसाधन तो प्रचुरता में उपलब्ध हैं परंतु सही तकनीकी विकसित न होने के कारण उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है, भंडार कहलाते हैं। इसका मतलब क्या है कि देखिए जैसे यहाँ पे मान लीजिए कहीं पे हमें काफ़ी मतलब कोयले का मतलब कोयला है, काफ़ी कोयला, ओके ये पेन ले लेता हूँ यार। देखिए यहाँ पे हमें किसी भी क्षेत्र या किसी भी देश, किसी मतलब हमारे ही देश के मान लीजिए किसी ज़िले में या किसी मान लीजिए यूपी में ही, मान लीजिए यूपी के किसी ज़िले में, ठीक है, क्या हुआ कि कोयले का काफ़ी भंडार मिल गया, ठीक है। लेकिन वो कोयला क्या है भाई कि एक पहाड़ है बड़ा सा, उसके अंदर मतलब स्थित है और हमें पहाड़ तोड़ने के लिए मतलब उपलब्ध तकनीकी अवेलेबल नहीं है। हालांकि हैं, लेकिन एक मैं ऐसे बात बोल रहा हूँ कि मान लीजिए नहीं है, तो भाई उसको हम तो उस कोयले को तो प्राप्त नहीं कर सकते, तो उस कोयले को हम एक तरह से भंडार बोल सकते हैं। क्या कहेंगे, उस कोयले को हम भंडार कहेंगे। तो ही यहाँ पे लिखा है कि वे संसाधन जो प्रचुरता में उपलब्ध है परंतु सही तकनीकी के विकसित न होने के कारण उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है, क्या कहलाता है, भंडार कहलाते हैं। तो आई होप आप लोग भंडार का भी मतलब समझ गए हों कि ये मतलब संसाधनों का भंडार से क्या मतलब है, ठीक है, संसाधनों के भंडार से क्या मतलब है। अब यहाँ पे चलिए हम लोग आगे कुछ एक दो चीज़ें हैं उनको मतलब पढ़ने के बाद हम इस लेक्चर का दी एंड करते हैं। जैसे संचित कोष है, ये संचित कोष क्या होता है, तो देखिए ऐसे संसाधन भंडार जिससे उपलब्ध तकनीकी के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है, संचित कोष कहलाते हैं। बस ये संचित कोष ये छोटा सा टॉपिक है, इसको मैंने बता दिया एज ए डिफिनीशन के तौर पे आप लोग याद रख सकते हो। जैसे बांधों का मतलब बांधों में संचित जल क्या है, एक संचित कोष का उदाहरण है। इस मतलब कहने का मतलब ये है कि मतलब एक तरह से जैसे ऐसा संसाधन जिसको हम लोगों ने जानबूझकर मतलब उसे इकट्ठा कर रखा है। जैसे देखिए जैसे जो बड़े बड़े डैम है, बांध है, उसमें हम लोगों ने मतलब जल को क्या करते हैं कि बारिश जब होती है तो मतलब जैसे बड़े बड़े डैम बना दिया गया है और मतलब इधर इधर मतलब बहुत सारे मतलब जल को क्या होता है कि इकट्ठित कर कर रखा गया होता है और नीचे यहाँ टरबाइन लगाती है दी जाती है, मतलब जिससे क्या होता है मतलब बिजली हमें प्राप्त होती है। तो धीरे धीरे इस पर गिराया जाता है वो मतलब पानी और उसके माध्यम से बिजली का मतलब उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ हम लोग जल को हमने क्या किया, जानबूझकर इकट्ठा किया हुआ है अपने उपयोग बाद में उपयोग के लिए। तो इस तरह से जल क्या होता है कि संचित कोष के अंतर्गत आता है। तो वही यहाँ पे ये चीज़ लिखी गई है, इस चीज़ को मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए ऐसे संसाधन भंडार जिससे उपयुक्त उपलब्ध तकनीकी के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है, संचित कोष संसाधन कहलाते हैं। जैसे बांधों का संचित दल एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 1 मील इक्वल टू 1.6
किलोमीटर लिख दिया है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और समुद्री दूरी नॉटिकल मीटर में नॉटिकल माइल में मापी जाती है, हिंदी में बोले तो समुद्री मील में मापी जाती है। और एक नॉटिकल माइल जो होता है वो बराबर होता है किसके, वो होता है 1.852 किलोमीटर के बराबर, या 60 में आप 1.8 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यार ये हम लोग का लेक्चर बिल्कुल समाप्त होता है। हमने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें देखी, काफ़ी सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में समझी। ठीक है, अगले लेक्चर में ये हम लोग का जो चैप्टर है ना, यानी लेक्चर सेकेंड में ये जो संसाधन एवं विकास बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। उसमें हम और कई सारे क्वेश्चन देखेंगे, PYQ देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं। और उसके अलावा उसमें हम काफ़ी सारी मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे, मिट्टियों के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। और फिर ये चैप्टर का हम लोग दी एंड कर देंगे उसी लेक्चर में। और उसके बाद हम लोग इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और बहुत सारे हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं बना कर आप लोग को वीडियो बनाता रहूँगा। आप लोग देखते रहिएगा और याद करते रहिएगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में 100% मार्क लाना है। ठीक है, तो चलिए रहने देते हैं इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो हमने हिस्ट्री यानी इतिहास में 2 चैप्टर पढ़ा था, फर्स्ट और सेकेंड, उनका लिंक मिल जाएगा। आप जाकर उनका अगर उनको देखना चाहते हैं तो उनको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।